जय हिंद दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के अग्निवीर वायु सीरीज में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में जो वीडियोज आपको दी जा रही हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियोज दी जा रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं और बहुत ही हेल्प करने वाली हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, है ना। आप सब लोग अग्निपथ स्कीम के तहत जो वैकेंसीज आ रही हैं, निकाली जा चुकी हैं, जो रैलियां होने वाली हैं, उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने आप को सेलेक्ट कराना है ना। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपकी मैक्सिमम लेवल पे हेल्प की जा सके। तो इसी के तहत आपके लिए अग्निवीर वायु सीरीज लॉन्च की गई है और इसमें मैं आज आपके लिए फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने वाला हूं। आपको पता है कि अगर आपने अग्निवीर वायु में साइंस सब्जेक्ट के तहत अप्लाई किया हुआ है तो वहां पे फिजिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पे आपसे पूछता है ना। मतलब फिजिक्स से क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ये समझना कि इस पेपर में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी इजीली उनको हम सॉल्व करें कम टाइम में, है ना। तो चलिए यही मैं आज कोशिश करूंगा आपके साथ कि 25 क्वेश्चंस को हम कितनी इजीली कितने कम समय में सॉल्व कर पाए। राइट, तो काम ज्यादा है, समय कम है, चलते हैं, शुरू करते हैं फटाफट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज। आप देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा पूछ लिया यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। तो पहला आपको ये चाहिए कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, उनके फॉर्मूले को आप याद रखें और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को आप याद कर पाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं होता है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर्मूले को याद रखें और उस फॉर्मूले को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर वहां पे आप इजीली उसको डायमेंशनल फॉर्मूला दिखा सकते हैं। तो देखिए जैसा आप सबको पता है कि एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। L इज इक्वल जो बनता है दैट इज mvr, है ना। तो R क्या होता है? R होता है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या रोटेट कर रहा होता है ना। तो देखिए आप m मास है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। R जो है उसको आप लेंथ के टर्म में देखेंगे, ये भी फंडामेंटल है। V को आप फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको आप लिखेंगे L/T, है ना। तो देखिए फटाफट आप यहाँ पे रख लीजिए, ज्यादा इसमें आपको नहीं वो करना है। V के लिए क्या करेंगे? L/T करेंगे और R के लिए आप क्या करेंगे? L करेंगे। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ml स्क्वायर एंड t-1, यही मिलेगा ना। तो देखो भाई अब आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है m1l स्क्वायर t-1, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, बड़ी इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which among the following statement is true about Huygens principle? अब देखिए जब लाइट के बारे में बात होती है तो वहां पे कार्पसल थ्योरी भी दिमाग में आती है और वेव थ्योरी भी आती है, यानी कि आपको रे ऑप्टिक्स भी समझना पड़ता है और वेव ऑप्टिक्स भी समझना पड़ता है ना। तो जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वो वेव ऑप्टिक्स के टर्म में है। मतलब ये है कि लाइट की प्रॉपर्टी को वेव के टर्म में ये बताती है। तो ये थ्योरी क्या कहती है भाई? ऑप्शन में आप देखो, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सिंक ऑफ सेकेंडरी वेव्स, नो पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, नन ऑफ द एबव। राइट, तो आई होप आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है और वेवफ्रंट किस तरीके से बनता है, वो भी आपने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वेवफ्रंट जो है वो क्या होती है, किस तरीके से। तो देखो मान लो ये क्या है, कोई सोर्स है, लाइट का कोई सोर्स है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि वेव्स निकल रही हैं। अच्छा, हाइजेंस ने जो अपनी थ्योरी दी है इसमें वेव्स का जो प्रोपगेशन है, वेव्स का जो जनरेशन है वो जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे आप रिवर में कोई पत्थर मारते हैं या तालाब में कोई पत्थर मारते हैं तो वहां पे जो वेव्स क्रिएट होती हैं, जिस तरीके से वो प्रोपेगेट करती हैं एंड पॉइंट तक, एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ, है ना, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, तो वैसा ही यहाँ पे हाइपोथेसिस की गई है हाइजन के द्वारा लाइट के प्रोपगेशन के टर्म में। राइट, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये इस तरीके से प्रोपगेट हुआ, इसका अगला फ्रंट आएगा, है ना। तो अगले फ्रंट में हाइजन ने क्या बोला कि हर एक फ्रंट का ईच पॉइंट जो होगा वो सेकेंडरी वेव का सोर्स माना जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जो आप पॉइंट्स देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए अब अगर इस वेव फ्रंट में आपने ये पॉइंट लिया हुआ है, 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 ये पॉइंट लिया हुआ है,
ये पॉइंट लिया हुआ है। तो हाइजेंस साहब ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, इस वेव फ्रंट में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सेकेंडरी वेव के लिए सोर्स का काम करेंगे। जैसे ये पॉइंट इस वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम कर रहा है, उसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स भी सेकेंडरी वेव्स के लिए काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करेगा, राइट। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। अब मान लो क्या है कि ये जब सोर्स की तरह काम करेगा तो इसमें से वैसे ही वेव्स निकलेंगी, इसमें से मान लो ऐसे वेव्स निकल रही हैं, राइट। क्या है, ऐसे निकल रही हैं, फिर ये ऐसे निकल रही है, फिर ये ऐसे निकल रही है, राइट। इस तरीके से आप देखोगे कि एक नया वेव फ्रंट यहाँ पे तैयार हो रहा है। इनके लोकस को अगर आप मीट कराएंगे, इनके लोकस को मीट कराएंगे तो एक नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। याद आ रहा है आप सबको कुछ? आपके टीचर ने, आपने जहां भी पढ़ा होगा, आपको ये ड्रॉ करके बताया गया होगा कि इस तरीके से ये जो कॉमन टेंजेंट मिलेगी, यही क्या होगा, नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या हो जा रहा है, ये वेव फ्रंट है। क्या है, वेव फ्रंट है। और ये जो बन रही हैं वेव्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, वेवलेट्स, राइट। और ये हमारा क्या है, सोर्स है। ये क्या है, सोर्स है। ये प्राइमरी सोर्स है और ये क्या हो जा रहा है, सेकेंडरी सोर्स बन जा रहा है ना। ये सारे क्या हो जा रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे। यही थ्योरी ये बोल रही है, हाइजेंस प्रिंसिपल थ्योरी यही बोल रही है कि ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक नए वेव फ्रंट का सोर्स काम करेंगे, है ना, सेकेंडरी सोर्स। नए वेव फ्रंट के लिए यहाँ पे ये सोर्स की तरह काम करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसको और ढंग से आप समझ लीजिएगा। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ये वेव फ्रंट्स मिलते हैं, प्लेनर मिलता है, सिलिंड्रिकल मिलता है, स्पेरिकल मिलता है। अभी जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कलर चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, a force F is equal 5I plus 3J Newton displaces a body by 2I minus J meter. The work done by the force is। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक फोर्स वेक्टर दिया गया है और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया है। इन दोनों के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो वर्क क्या होगा, राइट। तो देखिए, फिजिक्स भाई तभी बोलती है कि वर्क डन तभी हुआ है जब फोर्स के द्वारा कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। और दोनों चीजें यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हैं। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब वेक्टर क्वांटिटीज से आपको स्केलर क्वांटिटी लेनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ता है ना। चलिए, तो यहां पे हम अगर वर्क डन फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम वर्क इज इक्वल क्या करेंगे, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनका हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, है ना। चलिए, बहुत आसान है, इसको आप आसानी समझ लीजिए। आई होप आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा, है ना। तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर क्या है, 5i प्लस 3j, राइट। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, दैट इज 2i माइनस j, है ना। चलिए फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे, इसका इसके साथ फिर इसके साथ। अब आप देखो कि जब भी सेम यूनिट वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, 1 वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर हम अपोजिट या डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ऐसा क्यों होता भाई, बिकॉज आपको पता है कि अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और इनका आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे निकल कर आता है ए बी कॉस थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से वो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखो आई और जे ये क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। बिकॉज आई जो है वो एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जे जो है वो वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, के जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है ना। तो ये म्यूचुअली जो है 90 डिग्री पे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ओरली उसको 0 करते चलते हैं, जहां पे काम की चीज है उसी को रख लेते हैं, है ना। तो 5i ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए भाई। अब इसका इसका करेंगे तब यहाँ भी 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। इसको यहाँ से करेंगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा प्लस माइनस माइनस एंड 3
जे इंटू जे दैट इज 3। क्या मिला? मिला 7। इसका मतलब कि जो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाएगा दैट विल बी 7 जूल्स, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कितने आसान क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बेसिक चीजें करनी है। क्वेश्चन पढ़ो, वहां पे बस 2-4 सेकंड का टाइम लगना है, वो आप ओरली भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If temperature of the source is increased, the efficiency of Carnot engine increases, decreases, remains constant, या first increases and then becomes constant। अच्छा भाई, कार्नॉट इंजन की बात की जा रही है ना, और इसकी एफिशिएंसी की बात की जा रही है कि अगर वहां पे हम सोर्स की टेम्परेचर को बढ़ा दें तब क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी, या पहले बढ़ेगी फिर बाद में घटेगी, है ना। तो वो कंडीशन आपको बताना है, केस बताना है कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्नोट इंजन के बारे में। आप सबको पता है कि दुनिया का कोई भी इंजन हो, वो इंजन जो है क्या करता है, हमें काम करके देता है ना। और हमारे लिए बेस्ट इंजन वही होता है जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है ना। कम सोर्स में, कम एनर्जी में अगर वो हमें ज्यादा आउटपुट देता है, काम जल्दी करके देता है, तो इसका मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट इंजन है ना। लेकिन एक आदमी ने बहुत अच्छे से दावा किया, भैया कितने भी इंजन बना लो लेकिन मेरा जो इंजन है ना सबसे बेस्ट इंजन होगा, ठीक है। तो उन्होंने जब बनाया, बताया, तो वाकई में वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंजन हुआ, राइट। और हुआ इसलिए बिकॉज वो इंजन जो है हाइपोथेटिकल है ना। तो हाइपोथेटिकल में तो ऑल सारी चीजें बेस्ट होंगी भाई। तो यहाँ पे कार्नोट साहब ने बोला कि भाई मेरा जो इंजन है, मेरे इंजन का जो प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको उस तरीके से करोगे, यूज करोगे, बना लोगे, तो वो 100% एफिशिएंट होगा, 100% एफिशिएंसी देगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंजन है वो हाइपोथेटिकल है और थ्योरेटिकली करेक्ट है, बट प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है एक तरीके से, है ना। तो कार्नोट इंजन जो है वो यहाँ पे एफिशिएंसी को हम डायरेक्टली समझ लेते हैं। एटा इज इक्वल क्या होता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, राइट। तो T2 जो होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है और T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है। दो चीजें यहाँ पे बताई हैं कार्नोट साहब ने, है ना। एक है क्या? सोर्स, और एक है सिंक, ठीक है। तो इनके टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करेगा, इनका टेम्परेचर ही बताएगा कि उस इंजन की एफिशिएंसी क्या है। तो अब देखो भाई, अगर आपने यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T1 माइनस T2, ये न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि पहले से जो एफिशिएंसी है उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आपने फॉर्मूले से ही देखकर बता दिया कि क्या होने वाला है इस केस में। तो भैया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करेगी, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिए फॉर्मूले को, और फॉर्मूले से रिलेट करके उसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, राइट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the radius of earth is reduced by 2/3 of its initial value keeping its mass constant, then acceleration due to gravity becomes। अब देखिए यहाँ पे अर्थ के रेडियस को रिड्यूस किया जा रहा है, 2/3 किया जा रहा है, तब इस केस में क्या हो जाएगा? ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो भाई अब आपको यहाँ पे भी सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। आपको पता है कि स्मॉल जी यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। अब यहाँ पे न्यू रेडियस की बात की जा रही, लेट्स से इट इज आर डैश, और इसको बोला जा रहा है 2/3 ऑफ आर, यानी कि पुरानी रेडियस का 2/3, राइट। तो अब देखो, अब अगर आप नया जी बनाओगे, यानी कि जी डैश जब बनाओगे फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? जी एम अपान आर डैश का होल स्क्वायर, और आर डैश की वैल्यू आपको पता हो गई, यहाँ पे 2/3 आर रख देना है ना। तो जी डैश की जो वैल्यू मिलेगी, जी एम अपॉन 2/3 आर स्क्वायर, है ना, 2/3 आर का होल स्क्वायर, राइट। 2/3 आर का होल स्क्वायर ये कर देना है। तो आप देखो 2 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि
ये बनेगा 9/4। क्या बनेगा? 9/4 ऑफ GM/R²। GM/R², जो कि पहली वाली वैल्यू क्या है हमारी? ये है। तो इसका कितने टाइम्स हो रहा है? 9/4 टाइम्स। बड़ी इजीली आपने इसको फाइंड कर लिया। तो अब आप देखो ऑप्शन में क्या करेक्ट है। ऑप्शन में करेक्ट होगा बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? इस तरीके से सॉल्व कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, if delta U is the increase in internal energy and W is the work done by a system, then which of the following statement is true? अब थर्मोडायनेमिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात बोल रहे हैं और वहां पे प्रोसेस की बात बोल रहे हैं, तो किस हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट? चलिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है बेसिकली वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से निकल के आ रहा है। और फिजिक्स में फर्स्ट लॉ को हम किस तरीके से देखते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल Q माइनस W। ये आपका फर्स्ट लॉ है ना? फर्स्ट लॉ के थ्रू जो फॉर्मूला है वो बन रहा है। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, उसको सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना? तो उसी से ये निकल कर फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा यू इज इक्वल Q माइनस W। अच्छा, अब आप यहाँ पे ऑप्शन में देखो, क्या डेल्टा यू इज इक्वल W इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस? मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या ऐसा हो पाएगा? तो आप देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में ना तो हीट रिलीज की जाती है ना ही गेन की जाती है, राइट? तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वहां पे साइन कन्वेंशन ठीक नहीं बैठेगा, ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। डेल्टा यू इक्वल अगर आप देखेंगे तो माइनस डब्ल्यू इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब आप देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो भाई जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा यू में चेंज कहां से आएगा? जो इंटरनल एनर्जी उसमें चेंज कहां से आएगा, है ना? ये भी गलत हो जा रहा है। आप थर्ड ऑप्शन को देखो, डेल्टा यू इज इक्वल माइनस डब्ल्यू इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने बताया कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, राइट? वहां पे क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब आप देखो कि जब आप यहाँ पे जीरो कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा डेल्टा यू इज इक्वल माइनस डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस में ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज सी। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट? देखो सारे क्वेश्चन यहाँ फॉर्मुले से हो रहे हैं बनाबन, है ना? तो फॉर्मुले आपको जरूर याद रहना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The viscous force between the layers of a liquid does not depend on which of the following: contact area of the layers, nature of the liquid, velocity gradient या density of the liquid। अब देखिए यहाँ पे भी डिपेंडेंस की बात हो जा रही है। मैंने आपको बोला है कि जब भी क्वेश्चन में डिपेंडेंस की बात बोले कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी, ये फिनोमेना किस पे डिपेंड करेगा, तो आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला अगर दिया गया है तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़ी इजीली आप फॉर्मूले में देख के बता सकते हैं कि किस पे डिपेंडेंस है, किस पे डिपेंडेंस नहीं है ना? तो आप देखो यहाँ पे विस्कस फोर्स की बात बोल रहा है। आप सबको पता है कि विस्कस फोर्स जो है वो एक रेजिस्टेंस फोर्स की तरह काम करता है जब भी लिक्विड की लेयर्स रिलेटिव मोशन में होती हैं, है ना? तो आपको पता है कि वहां पे जो फोर्स आपको दिया जाएगा, जो फॉर्मूला आप यूज करते हो, दैट इज F इज इक्वल माइनस एटा ए डीवी बाई डी एक्स, राइट? अच्छा, ये क्या है भाई? तो यहाँ पे फोर एफ जो है वो क्या है? फोर्स है। ये क्या है? एटा है। ये क्या है? एरिया है। और ये क्या है? आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो अब देख लो कौन कौन सी चीजें आपके लिए ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन में गिवन है कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द लेयर्स, है ना? बिल्कुल डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द लिक्विड, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट इस पर डिपेंड करेगा। हालांकि आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है नेचर ऑफ द लिक्विड, तो मैं आपको बता दूं कि जो एटा होता है वही क्या होता है? विस्कस कोफिशिएंट होता है। और विस्कस कोफिशिएंट हमें लिक्विड के नेचर को बताता है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करती है, राइट? तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्या लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे फॉर्मूले में कहीं गिवन है? तो नहीं गिवन है। तो बिल्कुल आपको यहाँ से देख के पता कर लेना है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है। इसका मतलब डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, राइट? बड़ी इजीली आपने सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, देखो एक ही कंडीशन है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, है ना? तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो यूनिट आएगी दैट इज ओम मीटर, राइट?
रेजिस्टिविटी जो होती है वो भी क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। हर एक मैटर की अपनी रेजिस्टिविटी होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का रेजिस्टेंस पैदा करती है, मतलब उसको रोकती है कि भैया आप इतनी ज्यादा करंट नहीं फ्लो कर सकते हैं, है ना। मतलब जो देखो दो चीजें हैं, एक है रेजिस्टेंस, एक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है मोटे तौर पे आप ये समझो कि रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी जो है उस सर्किट में जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी है। ये दो चीजें आप दिमाग में रखिए, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, है ना। तो ये मोटे तौर पे आप दिमाग में रखिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ओम मीटर जो है वो क्या है, इसका एसआई यूनिट है। अच्छे से याद कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Three capacitance of 4 microfarad, 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series and then parallel. The ratio of equivalent capacitance in case first to the case second. अब देखिए तीन कैपेसिटर्स दिए गए हैं, तीनों को वैल्यू दी गई है, तीनों को अलग अलग कंबाइन किया जा रहा है। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जा रहा है। अब तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए। सीरीज के केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, पैरेलल केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो जो इक्विवेलेंट यहाँ पे सीरीज अगर आप बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा, 1 अपॉन, मान लो ये सी एस है, इज इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही होगा ना भाई। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12। तीसरा जो कैपेसिटर है दैट इज 12। अब आप देखो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। आप देखो कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। तो 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना जा रहा है, ये 2 हो जाएगा ना। 4 नहीं 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये 3 टाइम जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जा रहा है, आपको मिल जा रहा है 6/12 यानी कि 1/2, राइट। तो CS की वैल्यू क्या मिलेगी, CS की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 2, राइट। ये आप दिमाग में रख लीजिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया भाई, है ना। अच्छा चलिए अब यहीं पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और पैरेलल में फॉर्मूला लिखते हैं। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, CS की वैल्यू आपने निकाल ली, है ना। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में लेट से ये क्या हो जा रहा है, CP हो जा रहा है। तो CP इज इक्वल क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही ना होगा। तो आपने वैल्यू निकाल लेना है। CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, तीनों को ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 6 प्लस 12 दैट इज 22। अब भैया रेशियो फाइंड करना है। रेशियो किसका फाइंड करना है, सीरीज और पैरेलल का, है ना। तो CS अपॉन CP दैट इज 2 अपॉन 22, है ना। ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1:11 इज द रेशियो फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला है सिर्फ, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। An object is moving in a circle with uniform angular speed. If the radius of the circle is doubled, then its centripetal acceleration will be. इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्वाड्रपल हो जाएगा या डबल हो जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है, राइट। चलिए अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है भाई, तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है जब बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है mv²/r, और यहीं पे निकल के आता है जो एक्सीलरेशन है यानी कि जो AC है दैट इज v²/r, है ना। ये जनरली फॉर्मूला सबको याद होता है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे ओमेगा के टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल्ड देन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विल बी। तो अब इसका वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे v को चेंज कर लेना है, किसमें, ओमेगा में चेंज कर लेना है। तो AC इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये r ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो r ओमेगा का होल स्क्वायर कर लोगे और ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे r जब करोगे तो r² हो जाएगा, ये 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, और ये नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि पहले वाले का ये क्या मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन ज्यादा है इस वजह से मैं आपको फास्ट तरीके से समझा रहा हूं, और ये भी आपको आइडिया लग पा रहा होगा कि क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व किया जा सकता है कम समय में, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ दिस लाइट रे। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं डायग्राम आपको बना दे रहा हूं, लेकिन आप जब इसको करोगे तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए, पढ़ के ही डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या होता है भाई, लाइट इंसिडेंट करती है किसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे आप क्या करते हो, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हो, है ना। जब रेयर से डेंसर आता है तो आप देखते हो कि रिफ्रैक्शन में ये होता है, लेकिन अब जब चूंकि प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, यानी कि ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। और इस डायरेक्शन में जब ये आ रही तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है ना। इक्वल तरीके से बनेगा, कितना बनेगा 30 डिग्री, ये कितना बनेगा 30 डिग्री, है ना। और इसको जाना चाहिए था इस लाइन में, इस पाथ में, लेकिन भैया ये क्या हो जा रही है, अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है, इधर हो जा रही है। तो यही जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अब कितना होगा इसकी वैल्यू, तो सब कुछ भूल जाओ भैया, फिजिक्स फिजिक्स भूल जाओ, अब सिर्फ मैथ्स यहाँ पे दिमाग में रखो कि ये एंगल कितना होगा। तो आपको पता है कि एक लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो आप क्या करोगे, 180 में से इसको प्लस करके घटा दोगे, दैट इज 180 माइनस 60, 120, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The displacement of a particle is given by x is equal to 2 plus 5t plus t square. What will be the magnitude of its initial velocity? यहाँ पे ये ऑप्शंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको गिवन होता है तो वेलोसिटी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके, राइट। चलिए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dx by dt, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट है, ये 0 मिल जाएगा, ये 5 है, राइट। तो ये 5 इंटू टी वो 1 हो जाएगा, दैट इज 5, प्लस जब इसका आप स्क्वायर करोगे 3t स्क्वायर का जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर इधर आएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6t। भाई साहब यहाँ पे जब आपको मिल रहा है वेलोसिटी क्या, 5 प्लस 6t, तो अब देरी किस चीज की, यहाँ पे आपको पुट कर लेना है क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जब भी पूछेगा फिजिक्स में, जब भी ये वर्डिंग यूज करता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि t इक्वल 0, राइट। t इक्वल 0 का मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जर्वेशनल जो टाइम है वो स्टार्ट हुआ 0 से, भले ही वो उसके पहले कुछ भी कहानी चल रही हो, भले उसके पहले वो मोशन कितना हुआ हो, कहां से बॉडी आई, कहां तक रुकी, क्या रेस्ट में थी या मोशन में थी, यूनिफॉर्मली थी, नॉन यूनिफॉर्मली थी, डजंट मैटर। आपने कब से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो आपका टाइम माना जाएगा, वही t इक्वल 0 वहीं से स्टार्ट होगा, है ना। तो t इक्वल 0 आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। इसका मतलब मिलेगा 5 प्लस 6 इंटू 0, दैट इज v इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मिल जा रही है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया भैया। कंडीशन पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जब पूछेगा तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल डिपेंड्स ऑन दी, किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, करंट इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस ऑफ द कॉइल, या ऑल ऑफ दीज। अगेन डिपेंडेंस की बात आ जा रही है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से ये बता पाएंगे कि वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो देखिए करंट के थ्रू जब सर्कुलर कॉइल में करंट दौड़ाई जाती है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका फॉर्मूला बनता है B इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, राइट। R पता है आपको, R क्या है, कॉइल का रेडियस हो जाएगा, I जो है उस कॉइल में दौड़ने वाली करंट है, N जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने उसमें टर्न्स लगाए जा रहे हैं, है ना, कितने फेरे उसमें लगाए जा रहे हैं वायर के। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा। फॉर्मूला में देख के बता दो ना फटाफट, क्या क्या डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा, जी हाँ करेगा, नंबर टर्न पे डिपेंड करेगा, जी हाँ करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, जी हाँ करेगा, राइट। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंस आपने पता कर लिया, कहने का मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, राइट। तो ये आपने करेक्ट कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, क्लियरली आपको दिख पा रहा है लॉजिक गेट किस तरीके का ये लॉजिक गेट है, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है या नैंड गेट है। तो भैया देखो इतने इजी क्वेश्चन को तो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला नहीं हूं, है ना। आपको क्या होना चाहिए कि जितने भी
गेट्स हैं, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, वो आपके दिमाग में बस जाने चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ना? उनका जो ट्रुथ टेबल होती है, उनका जो फंक्शन होता है, फॉर्मूला, वो भी आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। तो भैया ये जो है वो नैंड गेट का इमेज है। ये है, क्या है? नैंड गेट है, राइट? और गेट किस तरीके से होता है? और गेट जो होता है वो इस तरीके से होता है। कैसे? आपने दो इनपुट रखे, राइट? इसको इस तरीके से कर दिया, ये आपका क्या बन जाता है? और गेट बन जाता है ना? और एंड गेट क्या बनेगा? एंड गेट में आपने क्या कर दिया? ये डॉट हटा दिया, यही क्या हो जाएगा? एंड गेट हो जाता है। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट जो होता है वो बड़ा सिंपलेस्ट गेट माना जाता है। लॉजिक गेट्स जितने भी हैं उन सब में सबसे सिंपलेस्ट गेट माना जाता है, राइट? एक आपने क्या किया, इसमें इनपुट डाला, लेट्स से ए। फाइनली क्या होता है? ये गेट इसको इन्वर्ट कर देता है, इसके फंक्शन को इन्वर्ट कर देता है, राइट? तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? यानी कि जो आउटपुट मिलेगा वो ए इन्वर्ट मिलेगा, यानी कि ए बार मिलेगा या ए नॉट मिलेगा, राइट? ये है। तो सारे गेट्स का इमेज होना चाहिए दिमाग में, उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल आपको आनी चाहिए, राइट? तो आई होप आपको ये आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो इसको डिटेल में समझे, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Two charges Q1 and Q2 are placed as shown in the figure. The force exerted by Q1 on Q2 is F12. When a new charge Q3 is brought nearby, the magnitude of F12 will be. Right? तो F12 पे फोर्स क्या होगा अगर आप तीसरे चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम में? सिस्टम पहले किस चीज का है भाई? सिस्टम जो है पहले वो Q1 और Q2 का है। अब उस सिस्टम में एक नया आदमी आ जा रहा है ना? तो उसके द्वारा क्या चेंजेज आएंगे, कि कौन से चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में? F12 क्लियरली बोल रहा है कि F12 पे क्या फर्क आएगा। भैया लैंग्वेज में ना हमें एग्जामिनर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो बेवकूफ किस तरीके से बना रहा है? बोल रहा है कि F12 पे क्या फर्क आएगा इस आदमी के द्वारा, थर्ड आदमी के द्वारा। देखो अगर ना क्लियर हो रहा तो मैं मार्क कर दूं, ये है Q3 और ये है Q2 और ये है Q1, राइट? इनके बीच इनिशियल है पहले ये अरेंजमेंट r डिस्टेंस पे, और इसको r/2 पे रखा गया है, राइट? इतनी कहानी दे दी एग्जामिनर ने, इतनी लैंग्वेज दे दी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? बिकॉज ये लैंग्वेज पकड़ो, बोल क्या रहा है कि F(1) मतलब कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगा? तो भैया चाहे जितने लोग ला दो, अगर आप यही बोल रहे हो कि उस पर्टिकुलर आदमी के द्वारा क्या इफेक्ट आएगा सिस्टम में, तो सिर्फ आप उसी की बात करोगे ना, पूरे जहां की तो बात नहीं करोगे। कितने भी लोग वहां पे आ जाएं, है ना? तो उस पूरे सिस्टम की एक पावर अलग होगी, वो अलग बात है। लेकिन इंडिविजुअल पावर अगर आप देख रहे हैं तो उसी की बात करोगे ना आप। तो इसका मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड विल बी सेम, देयर विल बी नो चेंज, राइट? इसका मतलब क्या होगा? सेम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, राइट? बेसिक चीजें पकड़नी है। लैंग्वेज में कई बार आपको घुमाने की कोशिश किया जाएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। सिर्फ वैल्यूज को मत देखिए क्या क्या गिवन है, मैं इसको फॉर्मूला लगा लूं, सॉल्व कर लूं। सॉल्व करने से पहले रुको तो समझो तो क्या बोल रहा है ना? तो F12 जो है वो क्या है यहाँ पे, ये आपने इसको समझ लिया, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When light passes through a glass slab, the property of light that changes is R. अच्छा, ग्लास स्लैब के थ्रू जब लाइट पास करती है तो उसकी प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा चेंज आता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं? आपको पता है कि लाइट में फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, उसमें स्पीड भी होती है ना? बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज करेगी, राइट? तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपको बताना है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज होगी या वेवलेंथ चेंज होगी? तो भैया मैं आपको यहाँ बता दूं थ्योरेटिकली कि इनमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी, राइट? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगी? बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है, राइट? सोर्स ऑफ लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट है उस पे डिपेंड करेगी कि उस फ्रीक्वेंसी क्या है। उसको आप कहीं पे ले जाओ, वैक्यूम ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, राइट? वो जो होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर पाएगा, लेकिन लाइट की स्पीड और वेवलेंथ जो है चेंज हो जाएगी, राइट? तो वेवलेंथ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, राइट? अच्छा, ये आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया। ये मोटा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, राइट? फ्रीक्वेंसी भी बन सकता है, वेवलेंथ भी बन सकता है, स्पीड भी बन सकता है ना? और डेविएशन के टर्म में भी क्वेश्चन वहां बन सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The direction of centripetal acceleration with respect to the velocity in a uniform circular motion is, देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सर्कुलर मोशन को ढंग से पढ़ा हो तो देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है,
ये होता है ना, ये सेंटर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्वैप करती है, राइट। तो ये स्वैप करने में वो क्या कर रहा है, एक जर्नी तय कर रही है, और करते समय यहाँ पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेट्स से थीटा, है ना, ये आर है। तो यहाँ पे क्या होता है, एसी इनवर्ट काम करता है सेंटर की तरफ, राइट, रेडियल डायरेक्शन में। और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, उस पॉइंट पे खींचा जाने वाला जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, वही क्या बताएगा, वेलोसिटी वेक्टर को बताएगा। ध्यान दीजिए, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है तो आप वहां पे वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं। वेलोसिटी जो होती है वेरिएबल होती है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, राइट। और वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। तो ये है मोटा पॉइंट। अब आप देखो टेंजेंट, अब फिजिक्स भूल जाओ, अब क्या करना है, आपको मैथ्स देखना है। यहाँ पे ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इनके बीच कितना एंगल होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है भैया। तो इसका मतलब V और AC के बीच जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये है कॉन्सेप्ट, राइट, अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum number of forces acting on an object in a plane that can produce a zero resultant force? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे मिनिमम फोर्स की बात बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होने चाहिए ताकि रिजल्टेंट फोर्स जो है जीरो है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, और इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्लेस कराना चाह रहे हैं। इधर ये भाई साहब हैं, राइट, ये बॉडी बिल्डर है, ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो इसको अपनी उंगली से ही आगे कर दूंगा, है ना, FA फोर्स लगा के। और ये भाई साहब इधर, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी कर दूंगा, है ना, और इसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मान लो क्या है, FB, है ना। मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बेचारा ज्यादा मेहनत कर रहा है और ये आदमी क्या है, कम मेहनत कर रहा है। लेकिन फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो इसका मतलब क्या मानेंगे हम ये मानेंगे कि FA इज इक्वल FB, यानी दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे फोर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर रहा हूं, लेकिन चूंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटीज है, अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में इनको इक्वल करना पड़ेगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, वेक्टर FA इज इक्वल माइनस वेक्टर FB। हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो वो इक्वल बन पाएगा, राइट। ये है वेक्टर को इक्वल करना और मैग्नीट्यूड को इक्वल करना, दोनों थोड़ा सा अलग होता है, हमेशा इसको इस तरीके से मत समझ लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, आप जरूर इसको समझते हैं, थोड़ा पकड़ने की जरूरत होती है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड होलो स्फीयर, एक चार्ज्ड होलो स्फीयर है, उस पे पोटेंशियल किस तरीके से होगा, इंक्रीजेस विद डिस्टेंस, इज अ कांस्टेंट, डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंट, या जीरो। चलिए होलो स्फीयर भी आप समझते हैं, होलो स्फीयर क्या है, ये है, पूछ रहा है कि इसमें पोटेंशियल किस तरीके से होगा, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। तो मान लो क्या है भाई, आपने इस पे चार्ज क्रिएट किया, तो चार्ज जब होलो स्फीयर में आप डालते हो, क्रिएट करते हो, तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरनल चार्ज नहीं रहेगा, राइट। आप देखो पोटेंशियल क्या होता है, किसी चीज को आप यहाँ पे लाते हैं, मान लो टेस्ट चार्ज है, इसके पास ले आते हैं, तो ये क्या फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा। अब इसको अंदर प्रवेश कराने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स, और वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल के रूप में होता है, यानी कि V इक्वल क्या बनता है, वर्क डन ऑन क्यू, यहाँ पे Q0 आप ले रहे हो, टेस्ट चार्ज, राइट। तो ये इसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा, इसको एंट्री मिल जाएगी, तो ये अंदर कहीं भी जाए, यहाँ जाए, है ना, यहाँ जाए, ऐसे घूम के यहीं पे रहे, कहीं पे भी नाचे, इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इंटरनल जो फील्ड है वहां पे कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है, वहां पे कोई आपको मना करने वाला नहीं, आपके पोटेंशियल को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है ना। ये जैसे वैसे एग्जांपल है बिल्कुल, कि मान लो आप किसी के घर में एंटर करना चाह रहे हो, या आपके घर में कोई एंटर करना चाह रहा है, तो आपने घर में अगर डॉगी पाल रखा है, तो डॉगी क्या कर रहा है, उसको देख के भौंक रहा है, भैया मना है, पहले मुझसे मिलो, है ना।
तो उसको क्या करना पड़ता है, शांत कराना पड़ता है, उसको थोड़ा से अपने साथ फेमिलियर करना पड़ता है, दोस्त बनाना पड़ता है, तब जाके आपको वो एंट्री मिलती है। तो वो जो आपने उसको उसको आपने पुचकारा, उसको आपने अपना दोस्त बनाया, एक्चुअली में इनडायरेक्टली आपने क्या किया, एक वर्क डन किया, है ना, और अपने आप को प्रवेश कराया, राइट। तो ये आप इसको डेली लाइफ से भी समझ सकते हैं। अब अंदर आप जाइए, रूम में कहीं भी टहलिए, है ना, आपका घर है, तो ये पोटेंशियल मतलब वही है, पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। कहां चेंज होगा, जहां पे चैलेंज मिलेगा। चैलेंज किस तरीके से मिलेगा, चेंज इन फील्ड की वजह से मिलेगा, फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से चेंज मिलेगा, है ना। ये है मोटा कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे आपने देख लिया ना कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इज अ कांस्टेंट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फ्रैक्शन ऑफ अ बॉल फ्लोटिंग इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स ऑन। एक बॉल है जो कि फ्लोट करती है किसी लिक्विड में, वो किस पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ द बॉल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द बॉल, या बोथ ए एंड बी। चलिए भाई, फ्लोटिंग और बायंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बड़ी इजीली आप यहाँ पे देख के बता पाओगे कि क्या हो, यहाँ पे क्या क्या करेक्ट है। तो बिल्कुल जब यहाँ पे फ्लोटिंग की कंडीशन देखी जाती है तो वहां पे बॉडी का वेट भी देखा जाता है, और बायंसी बायंसी फोर्स जब देखा जाता है तो वहां पे लिक्विड के डेंसिटी को भी देखा जाता है, राइट। इसका मतलब दोनों के डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, राइट। तो बड़े आसानी से इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल ऑफ द अबव। ये आपको बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज। भाई आपको पता है कि जब भी कोई मूविंग चार्ज, मतलब कोई एक चार्ज मूव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें क्या होता है, उसमें डेविएशन मिलता है, यानी कि उसमें क्या होता है, एक स्पीड मिलती है, राइट। तो वो जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप फोर्स को कैलकुलेट करने बैठते हैं तो उसको आपको ये समझना पड़ेगा कि फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है और उसका डायरेक्शन क्या है। लेकिन मैंने आपको चूंकि बताया है कि यहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फटाफट सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो देखो भाई, फोर्स इज इक्वल क्या मिलता है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, राइट। ये मैंने इसको स्केलर फॉर्म में एक तरीके से लिख दिया है, मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। तो आप देखो, जब फॉर्मूला ये है तो क्या क्या डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा, जी बिल्कुल करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, जी बिल्कुल करेगा, बी पे डिपेंड करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दी एबव। ये आपने करेक्ट कर लिया, राइट। फॉर्मूले से सब चीज हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको इसमें डेरिवेशन नहीं करना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है ना। तो अगर आपने ये चीजें दिमाग में रखी हैं तो आसानी से कर लोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The correct relationship between the angular velocity omega and linear velocity v of an object is। अब देखो बेसिक रिलेशन ही पूछ लिया है कि जो लीनियर वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें रिलेशन क्या है। तो भैया ये है ना ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए वी इक्वल ओमेगा आर, राइट। अच्छे से याद कर लीजिए सारे फॉर्मूले, देख रहे हो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर विच कलर ऑफ लाइट द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। क्रिटिकल एंगल को बोल रहा है, क्रिटिकल एंगल किसका मिनिमम होगा, है ना। तो देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पे लाइट जो है वो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के बाउंड्री लाइन पे ही लाई कर जाती है रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो यानी कि नॉर्मल लाइन से जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से आप ज्यादा बढ़ते हो, राइट, तो क्या होता है वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। डायग्राम अगर आपने थोड़ा सा समझा हो, इसको आप समझे इस तरीके से कि ये अगर डेंसर मीडियम है, यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है और वो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्मल लाइन आप खींचोगे, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल लाइन की अवे जाएगी, है ना। बिकॉज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो नॉर्मल लाइन से अवे जाती है। मान लो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रहा है ना, वो कुछ ऐसे एंगल बनाएगा, एक एंगल ऐसा आएगा जो क्या हो जाएगा, जहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो यही जो एंगल होता है, यही एंगल क्या हो जाएगा, वहां पे क्रिटिकल एंगल बोला जाएगा, राइट। तो क्रिटिकल एंगल को आपने अच्छे से समझ लिया। पूछ रहा है कि किस कलर में ये ज्यादा किस कलर में मिनिमम होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो वायलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है,
इस वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो मिनिमम होगा, राइट। इसको अच्छे से याद कर लें, राइट। तो वायलेट होगा विबग्योर, सबको पता है ना विबग्योर। तो आप सबको पता है कि ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है, मतलब रेड का जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ वायलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, राइट। तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं सबका कैसे होगा। तो इस चीज को भी दिमाग में रखिए, रिलेशन दिमाग में रखिए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A body of mass 1 kg undergoes a change in velocity from 2 meter per second to 3 meter per second in 2 seconds. When a force is applied to it, the rate of change of linear momentum will be. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है भाई। बेसिक चीज तो आपको पता होना चाहिए पहले यही कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम आपका फॉर्मूला क्या होता है, एमवी होता है ना। अब देखिए दो केसेस मिल रहे हैं, एक पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, दूसरी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है ना, चेंज हो जा रही है। तो आपको क्या मिलेगा, mv1 मिलेगा एंड mv2 मिलेगा, है ना। तो mv1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv1 की वैल्यू मिल जाएगी, देखो ये मास जो है 1 kg का है और v1 की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, है ना। ये mv1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 into 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या मिल रहा है, सॉरी 3 हो जाएगा, तो ये 3 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है ना। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ मोमेंटम। अच्छा ये चीज पता है कि नहीं आप सबको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वही एक्चुअली में फोर्स होता है, वही न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है ना। तो भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो फोर्स देगा, यानी कि mv2 माइनस mv1 अपॉन टी, कितने टाइम में ये कहानी हो रही है। तो भैया यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 2 है, 3 माइनस 2 करोगे और ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड में हो रहा है, दैट इज फोर्स की वैल्यू क्या 1/2 और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 0.5 न्यूटन। ये वैल्यू आपको मिल के आ रही है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, राइट। सॉल्व कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं है, तो सिर्फ फॉर्मूला है, दिमाग में आपको रखना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Young modulus of a rod of length L and radius R is Y. The rod is cut into two parts of equal length L by 2. Then Young's modulus of each part will be Y, Y by 2, Y by 4 या 4Y। अच्छा अब यंग मॉडुलस आ रहा है तो फिर आपको पता हो जाना चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे मॉडुलस पढ़ते हैं, जो भी हम जितने टाइप के मॉडुलस पढ़ते हैं, जितने भी कोफिशिएंट्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सारे के सारे एक तरीके से क्या होते हैं, मैटर के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए भैया, रॉड को कितने भी कट कर दो, कितने भी पीसेस कर दो, कितने भी टुकड़े कर लो, प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी ना। लोहे का है तो लोहे का ही रहेगा, छोटा वाला टुकड़ा कर दोगे तो लकड़ी तो नहीं बन जाएगा, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो भैया ये कितने भी टुकड़े कर लो, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सबका यंग मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, वाई है, राइट। हो गई कहानी खत्म। 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और देखा आपने कि कितनी जल्दी जल्दी मैंने आपको ये सॉल्व कराया और आपको साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया, है ना। तो अब आप देखो, जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे और रिलेट करना सीख जाओगे, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। ये 25 क्वेश्चन जो है आप 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं फटाफट, और कलम बिना चलाए। ये आप कैलकुलेशन में बोर्ड पे कर रहा हूं, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन क्या ओरली आप कर सकते हैं। कंपटीशन में हमेशा ये चीज याद रखिए कि आपकी जो स्पीड है वो मैटर करती है, और स्पीड जो है वो आपकी यहाँ भागने वाली स्पीड नहीं है, आपको अपने दिमाग को तेज दौड़ाना है। आप जब कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो आप वहां पे कम टाइम बचा पाओगे, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे और टफ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे पाओगे, है ना। तो ये है बेसिकली मूल मंत्र। भैया ये थी आज की कहानी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए, है ना। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।